नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भाई, केंद्र की सरकार की तरफ से राज्य की सरकारों में कम्युनिटी किचन चलाने के लिए, जो सस्ते में, कम्युनिटी किचन मतलब कि ओवरऑल राज्य की सरकार जो अपना पैसा खर्च करके सस्ते में खाना देती है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन चलती है जहां पे आपको 5 रुपए में खाना मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रोग्राम्स को चलाने के लिए किस हद तक केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को पैसा देगी, ओवरऑल हंगर की वजह से राज्यों में कितनी मृत्यु हुई है उसके बारे में केंद्र की सरकारों की तरफ से, राज्य की सरकारों की तरफ से केंद्र की सरकार के पास क्या डाटा आया है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस हो रही है, इस बात को देखेंगे। फिर जम्मू एंड कश्मीर में एरोमेटिक प्लांट्स को एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ओवरऑल लोकल लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर 100 साल पुरानी चिंतामणि पद्य नाटकम को आंध्र प्रदेश की सरकार ने बैन कर दिया। क्यों कर दिया, इसको देखेंगे। इंडोनेशिया की सरकार अपनी कैपिटल जकार्ता को बदल रही है और बोर्नियो आइलैंड पे लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है, इसको देखेंगे। फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है। कौन है ये इंडिविजुअल जो यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। 3 नेवी पर्सनल्स की मृत्यु हो गई है आईएनएस रणवीर के ऊपर। ये न्यूज मैंने कल भी कवर की थी, एक छोटा सा रिकैप देख लेंगे। फिर माना ओरू माना बाड़ी करके एक प्रोग्राम अप्रूव हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। क्या प्रोग्राम है, इसकी बात करेंगे। और सऊदी अरेबिया और यूएई के कोलिशन ने हिट बैक किया है हाउदी रेबल्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। इससे पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत करते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो शिवांगी सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। एएनएम ने हमको ज्वाइन किया। एएनएम का ये 5th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक एएनएम। फिर भोला भाला आदमी ने हमको ज्वाइन किया। भोला भाला आदमी का ये 5th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक भोला भाला आदमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। वसीम सज्जाद ने हमको ज्वाइन किया। कृष्ण कुमार ने हमको ज्वाइन किया है। योजना प्रजापति ने हमको ज्वाइन किया है। योजना के प्रजापति के अक्सर कर मैसेजेस दिखते रहते हैं लाइव चैट्स में और ऑल कमेंट्स में। देन 4F ने हमको ज्वाइन किया है। निधि सिंह ने हमको ज्वाइन किया। निधि सिंह का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक निधि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन मोहित रंगारे ने हमको ज्वाइन किया है। स्वप्निल तगवाले का ये 7th मंथ एज ए मेंबर। स्पेशल वेलकम बैक स्वप्निल तगवाले, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। लंबे समय से ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे स्वप्निल तगवाले 7 मंथ एज ए मेंबर, निधि सिंह 4 मंथ एज ए मेंबर। स्पेशल थैंक्स टू यू गाइज एंड गर्ल्स। भोला भाला आदमी 5th मंथ एज ए मेंबर। देन दीपांशु शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है। म्यूजिकल हरप्रीत ने हमको ज्वाइन किया है। शांतु मोंडल ने हमको ज्वाइन किया। शांतु मोंडल का 2nd मंथ एज ए मेंबर। और डॉक्टर विक्रम सिंह ने हमको ज्वाइन किया। डॉक्टर विक्रम सिंह का भी 2nd मंथ एज ए मेंबर। सो डॉक्टर विक्रम सिंह 2nd मंथ एज ए मेंबर। शांतु मोंडल 2nd मंथ एज ए मेंबर। म्यूजिकल हरप्रीत, दीपांशु शर्मा, स्वप्निल तगवाले 7 मंथ एज ए मेंबर। स्पेशल वेलकम बैक स्वप्निल। मोहित रोंगारे, निधि सिंह 4 मंथ एज ए मेंबर। स्पेशल वेलकम बैक निधि। 4F योजना प्रजापति, कृष्ण कुमार। देन वसीम सज्जाद, भोला भाला आदमी 5th month as a member. Then ANM 5th month as a member. Welcome back ANM and Shivangi Sim. I welcome you guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for the consistent support. Members का स्वागत मैं डेली बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ दिन पे कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि एक तो मेंबर ज्यादा है नहीं, दूसरा ये कि एक फ्लो में पढ़ाता चला जाता हूँ, कभी कभी मेंबर्स का स्वागत कर लेता हूँ। जितने भी मेंबर्स आए मैं सबका स्वागत करूंगा एट अप्रोप्रिएट इंटरवल। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। चलिए भाई, पहली न्यूज पे आते हैं। नो स्टेट हैज रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ सेंटर्स टेल सुप्रीम कोर्ट। भाई, केंद्र की सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि स्टारवेशन की वजह से किसी भी राज्य सरकार में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी मौत नहीं हुई है। अब ये फर्जी न्यूज है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो। ऐसा तो देखो हो नहीं सकता कि भूख की वजह से कहीं कोई मृत्यु हुई ना हुई देश में। पर ऑब्वियस ही बात है, कोई राज्य की सरकार और कोई केंद्र की सरकार और कोई भी यूनियन टेरिटरी की सरकार ये नहीं मानेगी कि भाई भूख की वजह से मृत्यु हुई है। हाँ, राज्य की सरकार अगर रिपोर्ट करती है केंद्र की सरकारों को कि भाई ये भूख की वजह से मृत्यु हुई, तो एक बार वो केंद्र की सरकार बता देगी, बट राज्य की सरकार खुद तो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा। अगर मान लो कोई राज्य की सरकार, मान लो राजस्थान की सरकार कल को बोलती है कि भाई हमारे यहाँ पे भूख की वजह से इतनी मृत्यु हुई है, तो राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अपोजिशन है वो जीना हराम कर देगा गवर्नमेंट का। इसलिए कोई भी सरकार ये कभी मानती नहीं है कि भाई उनके वहां पे भूख की वजह से कोई मृत्यु हुई है। और इस पर्टिकुलर डाटा को कोट करते हुए केंद्र की सरकार ने बोला है कि भाई हम कम्युनिटी किचन्स को रन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पाएंगे। केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि हम ऑलरेडी 131 स्कीमों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार का बोलना है वी आर ऑलरेडी स्पेंडिंग मनी ऑन 131 स्कीम्स, और इनमें अच्छा खासा पैसा जाता है। तो इन 131 स्कीमों से पैसा निकाल के या कोई अलग से पैसा
हम राज्य की सरकारों को कम्युनिटी किचन चलाने के लिए नहीं दे सकते। अगर राज्य की सरकारों को या लोकल बॉडीज को कम्युनिटी किचन चलाने हैं केंद्र की सरकार से अलग हटके, तो उनको अपने पैसे का जुगाड़ खुद करना पड़ेगा। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में ये जो बहस चल रही है, इसकी बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब, और यहां पे केंद्र की तरफ से रिस्पांस सबमिट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब। और वही के वेणुगोपाल साहब ने बोला कि सेंटर ऑलरेडी 131 सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहा है, अलग से हम कम्युनिटी किचन के लिए और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते। राज्य की सरकारों को चलाना है तो अपने खुद के पैसे में से चलाना पड़ेगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जवाब क्या दिया कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अलग से पैसा दो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक मॉडल स्कीम को फ्रेम करो और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको सर्कुलेट करो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब समझिए, ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया है ये मेरे हिसाब से चल नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि केंद्र की सरकार एक मॉडल कम्युनिटी किचन की स्कीम बनाए और उसको सारी राज्य की सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकारों को सर्कुलेट करे। अब यहां पे आपको लगता है क्या कि राज्य की सरकार केंद्र की सरकार मानेगी बात? कल की डेट में मान लो केंद्र की सरकार कोई मॉडल स्कीम बना देती है, इस मॉडल स्कीम के तहत केंद्र की सरकार बताती है कि अलग अलग राज्य की सरकारों में और यूनियन टेरिटरी की सरकारों में जो खाना बांटा जाता है लोगों को फ्री में, वो किस प्रकार से बांटा जाएगा। तो आपको लगता है राज्य की सरकार कभी मानेगा? राज्य की सरकार पहली बात तो स्कीमों का नाम अपने लीडर्स के नाम पे देती है, चीफ मिनिस्टर के नाम पे देगी ताकि उनकी सरकार को वोट मिल पाए। प्रधानमंत्री के नाम की कोई भी स्कीम ऑब्वियस सी बात है राज्य की सरकार ज्यादा जोरों शोरों से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, अपोजिशन की राज्य की सरकार खासकर, क्योंकि उनको खुद के वोट खींचने। अब प्रधानमंत्री के नाम पे स्कीम होगी तो फिर बीजेपी को वोट मिलने लगेंगे अभी के लिए। दूसरा, यहाँ पे राज्य की सरकारों का अपना काम करने का तरीका होता है। अब केंद्र की सरकार अगर मॉडल लॉ बना भी देती है तो कल की डेट में राज्य की सरकार उसको नहीं फॉलो करेगी, अपने हिसाब से स्कीमों को इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे हो यह रहा है कि राज्य की सरकार बहुत सारी कम्युनिटी किचन की स्कीम चला रहे हैं, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, पैंडेमिक के समय पे वैसे ही पैसा कम है, तो यहाँ बहुत सारी राज्य की सरकारों की तरफ से केंद्र की सरकार को रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई थोड़ा पैसा भेज दो तो हम अपने यहाँ पे स्कीमें चला लें। केंद्र की सरकार बोल रही है हम ऑलरेडी 131 स्कीमों के लिए पैसा दे रहे हैं, हम और से नहीं दे पाएंगे। कुछ राज्य की सरकारों की तरफ से तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन भी आया है कि अगर एडिशनल 2 से 3% फूड ग्रेन हमें केंद्र की सरकार से एक्स्ट्रा मिलने लगे तो हम कुछ और कम्युनिटी किचन्स खोल देंगे। कम्युनिटी किचन्स मतलब कि ऐसी जगहें जहां पे फ्री में राज्य के गरीब लोगों को पैसा बांटा जाता है। अब देखते हैं कि केंद्र की सरकार कौन सी स्कीमें चला रही है, कुछ ट्रेडमार्क स्कीमें हंगर और मॉलन्यूट्रिशन को कम करने के लिए। तो एक तो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसको केंद्र की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, हालांकि ये कांग्रेस की सरकार के समय की स्कीम है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच को ठीक करने के लिए, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड सही दामों पे मिल पाए लोगों को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, फिर मिड डे मील स्कीम, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम। ये ज्यादातर जो स्कीमें हैं ये बीजेपी सरकार से पहले से ही चल रही हैं, बहुत ट्रेडमार्क स्कीम है और लंबे समय तक ये चलती रहेंगी। इनमें अच्छा खासा पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, इसी लॉजिक से केंद्र की सरकार बोल रही है कि हम ऑलरेडी इन स्कीमों में पैसा दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पैसा कम्युनिटी किचन के लिए नहीं दे पाएंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर में न्यूज काम आएगी। भाई वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों। अगर आपके पास जो भी न्यूज मैं डिस्कस करता हूं उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि बाकी लोग भी उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के थोड़ा रिच फील कर सके। देखिए समझिए बात को, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान खुल के बांटो, अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको अपने पास दबा के मत रखो, दूसरों को बताओ। जैसे मैं आपको चीजें पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने से मेरा ज्ञान तो है ना कम हो रहा है, मेरा ज्ञान तो बढ़ ही रहा है ना। उसी प्रकार से आपके पास अगर कुछ ज्ञान है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी लोगों को पता चलेगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अपनी पढ़ाई की अप्रोच में कभी ये मत रखो कि भाई मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो मैं उसको अपने पास छुपा के रखूं, दूसरों को ना बताऊं। पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जितनी चीजें आपको पता है जरूर बताइए, इससे दूसरों को ही नहीं आपको भी उतना ही बेनिफिट होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ। नेक्स्ट है भाई 3 नेवी पर्सनल्स किल्ड इन एक्सप्लोजन ऑन बोर्ड आईएनएस रणवीर। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो का ये रहा थंबनेल। वीडियो सुबह यहाँ पे लाइव हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इंडिया की नेवल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया है, इंडिया में कितने शिप्स बनने का इस समय पे प्रोग्राम है भारत सरकार का, कितनी हमारी नेवल कमांड्स हैं, चाइना के साथ हमारी नेवी का क्या कंपैरिजन है, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात की है। न्यूज रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि कल ही 3 नेवी पर्सनल्स की मृत्यु हो गई, 11 लोग इंजर्ड हो गए जब आईएनएस रणवीर के एक एयर कंडीशन इंटरनल आप कह लो
कोई इंटरनल कोई सेक्शन था जहां पे ये ब्लास्ट हो गया। और ये जो इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ था शाम को 4:45 पे हुआ है। ईस्टर्न नेवल कमांड का एक शिप है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, लेकिन ये मुंबई में डॉक था, जो कि अभी क्रॉस कोस्ट डिप्लॉयमेंट में था। कुछ दिन बाद उसको सेल करके वापस वाइजैक जाना था, लेकिन चूंकि लीकेज हो गया गैस का एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। 3 लोग की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, 11 लोग हॉस्पिटल में। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे बना दी गई है। लेकिन अब देखिए ये शिप्स पुराने हैं। मैंने कल ही आपको बताया था 1986 28 अक्टूबर 1986 में ये शिप कमीशन हुआ था। अब इतने पुराने शिप्स को इस्तेमाल करना सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 1986 में नया शिप था, ये 1960s में सोवियत में बना था। तो सोवियत आर्मी ने इसको रगड़ा 20 साल, सोवियत नेवी ने, और उसके बाद इंडिया को थमा दिया गया। और 1986 से लेके अब तक भाई 22 और 14 36 साल बीत चुके हैं। तो यार 50 साल से ज्यादा पुराने शिप्स यहाँ पे इंडियन नेवी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पुराने हो गए, इनको अर्जेंट बेसिस पे रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि पुराने शिप्स में तो देखिए एक्सप्लोजन हो गई। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। एक लिमिट से ज्यादा पुराना इक्विपमेंट ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाता है, जो कि इस प्रकार के एक्सप्लोजन हमको दिखाते हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान होता है। नेवी के पर्सनल्स यहाँ पे मर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक नेवी के पर्सनल को रिक्रूट करना, उसकी ट्रेनिंग करना, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक इंसान, उसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, इनकी मृत्यु हो जाना भी बहुत बड़ा नुकसान है इंडियन नेवी का और देश का। और ये पुराने इक्विपमेंट की वजह से ऐसा हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम। तेलंगाना की सरकार ने अप्रूव किया है माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट। तो भाई तेलंगाना के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए माना ओरू माना बाड़ी स्कीम चलाई गई है। 3 साल के लिए चलाई जाएगी। पैसा एलोकेट किया गया 7,289 करोड़। ये 19.984 लाख चिल्ड्रन को सपोर्ट करेगा 26,065 स्कूल्स में। तो यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम सेटअप किए जाएंगे, एडिशनल क्लासरूम्स बनवाए जाएंगे, स्कूल वगैरह में रिपेयरिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और पहले फेज में 9,123 गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूल्स में ओवरऑल इस प्रोग्राम को इनरोल चलाया जाएगा पहले, ठीक है। जो पैसों का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है वो कलेक्टर के हाथ में होगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलीज पैसों का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होगा। तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल की डेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो इस प्रकार की स्कीमों के लिए पैसा आपके साइन से रिलीज होगा। और एक बार पैसा जब स्कूल के पास पहुंचेगा तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इस प्रकार के प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। हालांकि ओवरसी की ताकत कलेक्टर के पास ही रहती है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी ओवरसी की ताकत हमेशा कलेक्टर के पास होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलेक्टर कहीं पे घुस के कुछ भी कर सकता है, वो बस देख सकता है कि भाई काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है अवेयरनेस ड्राइव ऑन एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो एरोमेटिक प्लांट्स बनाए जाते हैं उनके कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड जानकारी लोकल यूथ को दी जा सके। मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक प्लांट्स मतलब जिनमें कुछ खुशबू होती है। अब ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, 2 चीजों के काम आ सकते हैं मेनली। एक तो मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेडिसिन इन प्लांट से बनाई जाती है। दूसरा एरोमेटिक, जैसे कि इत्र बनाना हो गया। और सिर्फ इत्र नहीं, आप देखो तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पे हमें ऐसे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है जिसमें खुशबू हो। तो एरोमा का अपना एक अलग रोल होता है और बहुत वैराइड रोल होते हैं। तो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स जिसमें इत्र और परफ्यूम सेंट वगैरह तो होते ही हैं, बाकी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और भी बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एरोमेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर वैली ठंडी है, तो वहां पे उस प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, प्लांट मटेरियल बनाए जा सकते हैं जो जिसमें एरोमा की क्वालिटीज हो, जिनको मेडिसिनल और एरोमेटिक एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार के प्लान्स पहले से ही इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो यहां पे एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई, इसलिए न्यूज आई है। मतलब कश्मीर के यूथ को अवेयर किया जाएगा कि भाई आपके लिए सरकार इतने इतने प्लान चला रही है, तो अगर एरोमेटिक एक्टिविटी में आपको कुछ भी पता है तो आप इन्वॉल्व होकर यहां पे पैसा वगैरह कमा सकते हो। आपके लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है यहां पे। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी खुद की यूनिट खोल सकते हैं और उन यूनिट में दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कुल मिला के यहां पे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के अंदर एरोमेटिक प्लांट्स के प्लांटेशन को
आप कह लो प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे प्लान्स के बारे में बताया जाएगा लोगों को। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको अभी के लिए चला कौन रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIIM इसको चला रहा है, और यूनियन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ गए? तो ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल होते हैं। रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल होंगे तभी तो इसके अंदर से खुशबू निकल के बाहर के एनवायरनमेंट को भरेगी। तो ऑडरस, हाइड्रोफोबिक, हाईली कंसंट्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इनको फ्लावर, सीड्स, बर्ड्स, लीव्स, बार्क, ट्विग्स, फ्रूट्स, वुड और रूट से निकाला जाता है। तो कश्मीर में रहने वाले लोकल लोग, जिनको लोकल जियोलॉजी और प्लांट वैरायटी के बारे में पता है, इस प्रकार के लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर आप ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड उगाते हैं या प्लांट उगाते हैं तो आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं, आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जितनी भी स्कीमें यहाँ पे चलाई जा रही हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा। तो कोई नई स्कीम नहीं है यहाँ पे, स्कीमें पहले से एग्जिस्ट करती हैं। उन स्कीमें के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है यहाँ पे लोगों को। और अवेयरनेस कौन दे रहा है? IIIM, जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 100 साल पुराना चिंतामणि पाद्य नाटकम को यहां पे कर दिया है बंद। तो पॉपुलर चिंतामणि पाद्य नाटकम, जिसने 100 साल तक लोगों को एंटरटेन किया है आंध्र प्रदेश के अंदर और आसपास के स्टेट्स में, इसको आंध्र प्रदेश ने फाइनली बंद कर दिया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट तेलुगु प्ले, जिसको बहुत सारे लोग आंध्र प्रदेश के अंदर पसंद करते हैं, इसको एक्चुअली में बंद क्यों किया गया? बंद इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नाराज है। ये जो प्ले है इसको 1920 में लिखा था कालाकुरी नारायण राव ने, ठीक है, और 1920 में लिखा था और 2021 में इसकी सेंटेनरी हो गई। 100 साल हो गए हैं भाई। 100 साल से आंध्र प्रदेश के आसपास के रीजनों में सुना जाता है, लोग इस पे हंसते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्ले में राइटर क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे लोग अपनी फैमिलीज को निग्लेक्ट कर देते हैं और सोशल इविल्स में फंस जाते हैं। अभी मैं प्ले के बारे में आपको बताता हूँ। इसके कुछ आप कह लीजिए जो कैरेक्टर्स हैं वो सुबी शेट्टी, चिंतामणि, बिल्वा मंगलादू, भवानी शंकरम और श्रीहरि, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें एक कैरेक्टर है जिसको लेके यहां पे बवाल हो गया। उस कैरेक्टर का नाम है सुबी शेट्टी, ठीक है ना। सुबी शेट्टी नाम के इस कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं। यहां पे आपको ये सुबी शेट्टी दिख रही है, यहां पे चिंतामणि दिख रही है। अभी बताता हूं मैं आपको। एक आर्य व्यास कम्युनिटी है, वो इस प्ले के अगेंस्ट है, और इस आर्यवास कम्युनिटी ने अक्सर कर यहाँ पे ओवरऑल इस प्ले के अगेंस्ट बात की है। आर्यवास कम्युनिटी का बोलना है कि ये प्ले आर्यवास कम्युनिटी को गलत लाइट में दिखाता है, आर्यवास कम्युनिटी की बुराई करता है, गलत तरीके से उसको दिखाता है। अच्छा, गलत तरीके से कैसे दिखाता है इसको भी अभी हम देखते हैं। तो अभी के लिए जो चिंतामणि प्ले है इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। जब यह बैन किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो अमरजीवी पोटी श्रीमामलू एजुकेशन सोसाइटी ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को थैंक यू बोला कि ठीक है भाई आपने अच्छा किया, बैन कर दिया। अब बैन करने की वजह देखते हैं। तेलुगु प्ले राइटर, ये देखिए इधर दिख रहा है आपको, महाकवि कालाकुरी नारायण राव, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने 100 साल पहले इस प्ले को लिखा था। क्या है ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मेल इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। ये है सुबी शेट्टी, ठीक है। सुबी शेट्टी है आर्य व्यास कम्युनिटी के। अब सुबी शेट्टी का क्या है कि ये एक लेडी जिसका नाम है चिंतामणि, जो कि यहां नजर आ रही है, ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वैश्या होती है। अब 100 साल पहले का प्ले है। आई एम सॉरी मैं इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट न्यूज समझाने के लिए करना पड़ रहा है। तो चिंतामणि के चक्कर में फंस जाते हैं सुबी शेट्टी, और अपनी सारी प्रॉपर्टी सुबी शेट्टी चिंतामणि के ऊपर लुटा देते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भूल जाते हैं। तो ओवरऑल अपने फैमिली मेंबर्स को भूल के एक सोशल इविल में फंस जाते हैं यहाँ पे कौन? सुबी शेट्टी। और सुबी शेट्टी हैं कहाँ के? आर्यवास कम्युनिटी के। तो आर्यवास कम्युनिटी यहाँ पे थोड़ी गलत लाइट में दिख रही थी, इसीलिए आर्यवास कम्युनिटी ओवरऑल बहुत लंबे समय से इस प्ले को अगेंस्ट एजिटेशन कर रही है और फाइनली इस प्ले को यहाँ पे बंद कर दिया। रिसेंटली आर्यवास कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी से मिले और उनको बोला कि भाई सर देखिए हमारी कम्युनिटी को गलत तरीके से दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली जगन मोहन रेड्डी साहब ने यहाँ पे ऑर्डर्स इशू किए हैं और ओवरऑल प्ले को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब आप देख लो तो आंध्र प्रदेश में ये जो चिंतामणि नाटकम प्ले है ये नहीं चल पाएगा। हालांकि ये काफी पॉपुलर प्ले है, ये भी बता दूं। जिस पेपर 2 गवर्नमेंट डिसीजन और जिस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में न्यूज काम आएगी। फिर फीफा द बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड, तो बेयर्न म्यूनिक के पॉलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है 2021 का, और बार्सिलोना के स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलेस को फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर प्राइज मिला है, ठीक है। ये जो लेवेंडोव्स्की है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, इनको लगातार दूसरी बार ये बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है। अगर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड की बात करें
तो अब तक ये अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को इस बार मिला के 2 बार मिल चुका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। ठीक है भाई। फिर कोच का अवार्ड किसको मिला? तो चेल्सी नाम की जो टीम है, जो क्लब है, उसको दोनों अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट कोच के। तो मेल का अवार्ड मिला है थॉमस टुचेल को और फीमेल का अवार्ड मिला है एमा हैस को। फिर जो वेस्ट लंदन क्लब के जो सेनेगल गोलकीपर हैं एडवर्ड मेंडी, इनको बेस्ट मेंस गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। फिर चिली के जो प्लेयर हैं लायोनेस क्रिस्टियाने एंडलर, इनको बेस्ट वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड मिला है। फिर भाई बेस्ट गोल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, पुस्कास अवार्ड फॉर द बेस्ट गोल ऑफ द ईयर, ये मिला है अर्जेंटीना एरिक लेमिना को। ये स्पेनिश क्लब सेविला के साथ एसोसिएटेड है और अर्जेंटीना एरिक लेमिना ने टॉटनहैम हॉटस्पर के लिए जो गोल किया था अगेंस्ट आर्सेनल, उनके लिए उनको बेस्ट गोल ऑफ द ईयर मिला है। हालांकि अभी ये टॉटनहैम हॉटस्पर के साथ नहीं है, अभी ये स्पेनिश क्लब सेविला के साथ है। डेनमार्क की नेशनल टीम और उनके मेडिकल स्टाफ को मिला है फेयर प्ले अवार्ड, चूंकि उन्होंने स्विफ्ट तरीके से रिस्पॉन्स किया था जब क्रिश्चियन एरिक्सन फील्ड पे कोलैप्स कर गए थे यूरो 2020 गेम फिनलैंड के अगेंस्ट में। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की। इसमें ने आपके लिए काम का अवार्ड कौन सा है? तो भाई 2-3 याद रखिएगा। एक तो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसका है, फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड किसका है, ये 2 चीजें तो याद ही रखिएगा। बाकी चीजें अगर याद रख सके तो डेफिनेटली याद रख लीजिए। अब इन अवार्ड्स के डेजिग्नेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जो फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड और बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड ये 2016 से दिए जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। उससे पहले 2010 से लेकर 2016 तक जो अवार्ड दिया जाता था उस अवार्ड का नाम था फीफा बैलन डी और, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या था कि भाई 2010 से पहले 1991 से लेकर 2009 तक जो अवार्ड था वो था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर बाद में क्या हुआ कि फीफा का एमलगमेशन हो गया बैलन डी और के साथ, तो अवार्ड का नाम हो गया फीफा बैलन डी और। फीफा बैलन डी और 2010 से 2016 तक दिया गया और उसके बाद बैलन डी और पर से फीफा हट गया, फीफा का फिर से अपना वही ओरिजिनल अवार्ड आ गया फीफा वर्ल्ड मेंस अवार्ड और फीफा वुमेन्स अवार्ड। तो 2016 से फिर फीफा मेंस प्लेयर बेस्ट मेंस प्लेयर, फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर्स। तो समझिए 2009 तक 1991 से जो अवार्ड दिया जाता था वो था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द अवार्ड। 2010 से 2016 तक जो अवार्ड हुआ वो बैलन डी और फीफा को जोड़ के हो गया फीफा बैलन डी और अवार्ड। 2016 में फीफा फिर से बैलन डी और से अलग हो गया और अवार्ड का नाम हो गया फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड बेस्ट और वुमेन्स प्लेयर अवार्ड बेस्ट। तो ये कुछ अवार्ड्स हमने यहाँ पे देख लिए। जो 6 एडिशंस थे फीफा बैलन डी और के, इनको डोमिनेट किया था 2 प्लेयर्स ने, एक तो थे लियोनेल मेसी और एक थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन दोनों के बीच में बेस्ट प्लेयर फुटबॉल का जो जंग है लंबे समय से जारी। जीएस पेपर 1 स्पोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशिया पासेस लॉ टू रीलोकेट कैपिटल टू रिमोट बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड आपको यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है भाई। अगर आप ये देखो तो ये यहां पे बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। अभी के लिए जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो जकार्ता पे, ये जकार्ता डूब रहा है पानी के नीचे, इतना लैंड पानी के नीचे नॉर्दर्न जकार्ता का डूब चुका है। तो अब इस जकार्ता नाम की कैपिटल को इंडोनेशिया में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो इंडोनेशिया के जो पार्लियामेंट है उसने अप्रूव किया एक बिल कि जकार्ता से उठा के जो नेशन की कैपिटल है वो एक जंगल एरिया पे शिफ्ट की जाएगी बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो आइलैंड को इंडोनेशियन भाषा में कालीमंटन बोला जाता है। ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है पूरी दुनिया का, एशिया में सबसे बड़ा आइलैंड है और इस आइलैंड के ऊपर 3 कंट्रीज है। बोर्नियो आइलैंड के ऊपर 3 कंट्रीज है। एक तो यहां पे है ब्रुनई दारुसलाम, दूसरी आपको नजर आ रही है मलेशिया, तीसरी आपको नजर आ रही इंडोनेशिया। अप्रोक्सीमेटली बोर्नियो आइलैंड का 73% हिस्सा इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। और ओवरऑल इस लीगल फ्रेमवर्क को बहुत लंबे समय से करने की बात की जा रही थी। जोको विडोडो साहब जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 2019 अप्रैल में बोला था कि चूंकि जकार्ता में बहुत तेजी से सी लेवल बढ़ रहे हैं, कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है सिटी में, तो यहां पे कैपिटल को शिफ्ट करना जरूरी है। तो फाइनली एक नया स्टेट कैपिटल लॉ आया है। 32 बिलियन मेगा डॉलर का प्रोजेक्ट है, 32 बिलियन डॉलर्स का। और इन 32 बिलियन डॉलर्स में बोर्नियो नाम के आइलैंड में ऑब्वियस सी बात है इंडोनेशिया की कैपिटल को बनाया जाएगा। और कैपिटल को बनाना मजाक बात नहीं होती है, पैसा खत्म होता है, इसलिए 32 बिलियन डॉलर यहां पे ओवरऑल एलोकेट किए गए। जो नया सेंटर है इंडोनेशिया की कैपिटल का, इसको बोला जाएगा नुसांतरा, ठीक है। नाम अब कैपिटल का नुसांतरा होगा। पहले कैपिटल थी जकार्ता। जकार्ता में ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, गजब का कंजेशन है जकार्ता में, भीड़ है, फ्लड्स आते रहते हैं, एयर पॉल्यूशन है,
तो बहुत सी परेशानियां हैं जकार्ता में। तो इससे पहले भी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे वो बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैपिटल तो देखो शिफ्ट करनी पड़ेगी। इंडोनेशिया के अंदर एक बात तो कंफर्म थी कि कैपिटल तो शिफ्ट करनी है, कब शिफ्ट होगी ये अपने आप में मुश्किल बात है। फाइनली यहां पे डिसीजन ले लिया गया है और बोर्नियो पे कैपिटल जा रही है। साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपकी कौन? इंडोनेशिया। लो कार्बन सुपर हब की तरह इसके नए कैपिटल को डेवलप किया जाएगा। यहां पे फार्मास्यूटिकल, हेल्थ और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। और इससे आप पता कर सकते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया भर की कोस्टल सिटीज इससे अफेक्ट हो रही हैं। सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। दो वजह से सी लेवल्स राइज होते हैं। एक तो टेम्परेचर बढ़ने से पानी एक्सपेंड होता है, दूसरा जो पोलर आइस जब पिघलती है तो ज्यादा पानी समुद्र में फैलता है, तो ऑब्वियस सी बात है समुद्र का लेवल बढ़ेगा और आसपास के कोस्टल टाउन्स डूबेंगे। जकार्ता जो कि 1 करोड़ से ज्यादा का शहर है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज इन द वर्ल्ड। नॉर्थ जकार्ता पिछले 10 सालों में 2.5 मीटर डूब चुका है। अगर आप इस फोटो को देखो तो ये जो पूरा लाल रंग का इलाका है जो अभी मैं यहाँ पे डॉट आउट कर रहा हूँ, सॉरी ये लाल रंग का इलाका जो कि यहाँ पे आपको हल्का फुल्का शेडेड ग्रे में दिख रहा है, तो ये इलाका पहले जमीन था, अब ये समुद्र के नीचे जा चुका है। 10 साल में 2.5 मीटर डूब चुका है नॉर्थ जकार्ता। और जकार्ता के बहुत से हिस्से हैं जो हर साल 25 सेंटीमीटर डूब रहे हैं। जकार्ता के बहुत से हिस्से हैं जो 115 सेंटीमीटर डूब रहे हैं। अगर आप बात करो तो जो जकार्ता की अलग अलग जगहें हैं वो 1 सेंटीमीटर प्रति ईयर से 15 सेंटीमीटर प्रति ईयर तक की स्पीड पे डूब रहे हैं। वेस्ट जकार्ता 15 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से डूब रहा है। साउथ जकार्ता 1 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से डूब रहा है। नॉर्थ जकार्ता 25 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से डूब रहा है। और इसको बोला था लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस मतलब कि जमीन का लेवल नीचे घट रहा है। अब इसके घटने की वजह क्या है? 3-4 वजह है। एक तो जकार्ता की जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, तो ग्राउंड वाटर एक्विफायर खाली हो गया है। तो एक आप कह लो कि वैक्यूम वाली जगह, जैसे ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन के नीचे यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्विफायर, अब ग्राउंड वाटर खत्म है तो इतनी जगह खाली हो गई। अब इतनी जगह कंप्रेस होकर ओवरऑल जमीन थोड़ी नीचे आ जाएगी। एक तो ये हो रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जकार्ता जिस जमीन के ऊपर बना हुआ था वो जमीन सॉफ्ट थी, स्वैम्पी ग्राउंड थी, वो हार्ड रॉक की नहीं बनी हुई थी। और हार्ड रॉक को नीचे की तरफ सबसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन सॉफ्ट स्वैम्पी ग्राउंड बहुत आसानी से नीचे सबसाइड हो जाता है। और यही जकार्ता के साथ यहाँ पे हो रहा है, इसलिए और जकार्ता यहाँ पे नीचे की तरफ डूबता जा रहा है। तो ओवरऑल जकार्ता में क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम इंपैक्ट्स ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहे हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में चीज आपको काम आएगी, इसलिए कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर अगला, सऊदी अरेबिया हिट्स बैक एट हाउदी रेबल्स। भैया 14 पर्सन्स को यहाँ पे मार गिराया गया। सना नाम की जो कैपिटल है, येमेनी कैपिटल, वहां पे एक एयर स्ट्राइक की सऊदी लेड कॉलिशन ने। और ये ऑब्वियस सी बात है अबू धाबी में जो स्ट्राइक हुई है उसके रिस्पॉन्स में किया गया है। हाउदी रेबल्स ने क्लेम किया था कि इन्होंने एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है एमिराटी कैपिटल अबू धाबी में। यूएई ने बोला था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और सऊदी लेड कमीशन ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल यमेनी कैपिटल सना में 14 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब क्या है ना कि यमन के अंदर लोगों की जान की ज्यादा कुछ वैल्यू है नहीं। लाखों लोग वहां पे मर चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, 7 लाख लोगों से ज्यादा मर चुके हैं आपके यमन के अंदर। सऊदी अरेबिया और यूएई में इतने नहीं मरे, चूंकि उन्होंने अपने आप को फिर भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन भाई यमन के अंदर हालत बहुत खराब है, इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है और लगातार लड़ाई होती जा रही है। पॉलिटिक्स बहुत फ्रैक्शियस है। ना ही वहां के आप कह लो हाउदी रेबल्स को इस बात से कोई फर्क पड़ता है लोग मर रहे हैं, ना ही सऊदी अरेबिया यूएई को फर्क पड़ता है। सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और यमन में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रखी हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया की डी फैक्टो रूलर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने बैठ के फोन कॉल पे बातचीत की कि भाई कंबाइंड तरीके से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स हुआ है और यमन वॉर अब कहीं भी रेजोल्यूशन के पास नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आगे आने वाले समय में लड़ाई और बढ़ सकती है। हाउदीज के अगेंस्ट ना केवल सऊदी अरेबिया और यूएई बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन सब यहाँ पे हाउदी रेबल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और हाउदी रेबल्स को बैक एंड से सपोर्ट कौन देता है? तो ईरान सपोर्ट देता है। 2014 में येमेनी सिविल वॉर शुरू हुआ था और अब तक ये यहाँ पे चालू है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको यमन का नक्शा नजर आ रहा है, नॉर्थ में सऊदी अरेबिया, ईस्ट में ओमान और बगल में रेड सी, साउथ में अरेबियन सी। हालांकि रेड सी और अरेबियन सी दोनों जुड़ते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। इस स्ट्रेट का नाम बताइए, कौन सी स्ट्रेट है ये? मैंने कल भी पूछा था, आज भी आपसे पूछ रहा हूँ,
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते लिखते रहिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा वीडियो को।